You can start now. Okay. Good afternoon, everyone, and welcome to Homeo Academy. Today's we start with physiology. अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, फिजियोलॉजी में काफी सारी चीजें हैं जो समझने के लिए है, तो मैं सारी की सारी चीजें आपके सामने एज ए नोट्स लिखूंगा. ओके, तो वो सारे नोट्स भी आप साथ के साथ लिखते रहिए. तो आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूँ वो आपको साथ के साथ राइट डाउन करनी है. ठीक है, पहली चीज मैं आपके सामने सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, तो उसी तरीके से आप उनको अपने नोट्स बनाते रहिएगा. तो कहीं पर भी अगर कोई चीज छूटती है तो आप मेरे को बोल दीजिएगा बीच में कि सर हमारा ये पोर्शन छूटा है. ठीक है, बट अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज रखना. ठीक है, ओके. तो फिजियोलॉजी में स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जनरल फिजियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं. और जनरल फिजियोलॉजी से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये यूपीएससी एंड हमारा एआईपीजीटी पीजीटी में कई बार इससे जनरल फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो जनरल फिजियोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक आइए देखते हैं किस तरीके से समझ में आता है. हम बात करेंगे टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वाटर की, टोटल बॉडी वाटर की, टोटल बॉडी वाटर कितना होता है. ठीक है, टोटल बॉडी वाटर कितना होता है, जो होता है. और पहला एमसीक्यू कहाँ से आता है, टोटल बॉडी वाटर कितना होता है, 60% ऑफ बॉडी वेट, 60% ऑफ द बॉडी वेट मीन्स आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगर मेरा वेट 70 kg है तो मेरा टोटल बॉडी वेट कितना होगा. तो मीन्स इनटू 60/100. तो इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना और वही आपका आंसर होगा कि आपका टोटल बॉडी वाटर कितना है. ठीक है, तो आपको वहां पे इक्वेशंस भी देखने को मिल सकती है कि अगर अ पेशेंट हैविंग 50 kg, ठीक है, तो उसका टोटल बॉडी वाटर बताइए, या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कितना होता है. तो अपने को केवल इतना सा पता होना चाहिए, 60% ऑफ द बॉडी वेट. बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ. अब ध्यान से सुनिए, क्या टोटल बॉडी वाटर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है. फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज 2/3 पोर्शन, टोटल बॉडी वाटर का 2/3 पोर्शन कहाँ पे मिलेगा हमारे को, ICF के अंदर. ठीक है, एंड रिमेनिंग 1/3 ECF में. कहाँ पे मिलेगा, ECF में. ठीक है, ओके. तो मीन्स कितना हो गया, ये हो गया अराउंड 40%, और ये कितना हो गया 20% अकॉर्डिंग टू दी बॉडी वेट की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दी बॉडी वेट की बात कर रहे हैं. ठीक है, इसीलिए इसको हम एक और चीज से जानते हैं, 60-40-20 की रेशियो, 60-40-20. ये एक फॉर्मूला है, 60-40-20 फॉर्मूला. तो ये अगर फॉर्मूला पूछ ले तो भी आंसर क्या करना है आप लोगों को कि ये किसके लिए है, टोटल बॉडी वाटर के लिए है. ठीक है, 60 मीन्स टोटल बॉडी वाटर, जैसे कि मैंने बताया था 60% ऑफ द बॉडी वेट. ओके, 40 ऑफ द टोटल बॉडी वेट मीन्स कि अगर किसी का 70 kg है तो उसका 40% निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, टोटल बॉडी वेट का ICF बनेगा, एंड 20% क्या बनेगा हमारा, ECF बनेगा. कंसेप्ट क्लियर हुआ. ओके, तो अगर पूछ लेते हैं 2/3, या अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2/3 पोर्शन कौन से कंपार्टमेंट में रहता है, या 2/3 को किस तरीके से शो कर सकते हैं, 66% 66% या 2/3 पोर्शन कहाँ पे है. और ये क्वेश्चन आया था DNB के अंदर कि 66% ऑफ द टोटल टोटल बॉडी वाटर. ठीक है, किसमें कौन से कंपार्टमेंट मिलता है, आंसर क्या जाना चाहिए हमारा, ICF.
ओके। और इसी को परसेंटेज वाइज, 1/3 को परसेंटेज वाइज अगर पूछा जाता है तो वही 33%। ठीक है, तो वो किस में मिलेगा हमारे को? ईसीएफ के अंदर मिलेगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन आगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, अभी आगे देखिए, ईसीएफ, ईसीएफ में क्या क्या हो सकता है? ईसीएफ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से मिलता है? फर्स्ट मिलता है हमारा प्लाज्मा, प्लाज्मा 5%, देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 15%, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर 15%, एंड लास्ट वन इज ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड इसके अंदर लेस देन 1.5%, ट्रांससेलुलर फ्लूइड इसके अंदर लेस देन 1.5। ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स मींस जो कि इंट्रापेरिटोनियल है, पेरिटोनियल फ्लूइड के अलावा प्लूरल फ्लूइड हो गया। ठीक है ना, तो ये सारे फ्लूइड क्या हो गया? पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया। ये हमारा किस में आ जाएंगे? ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंदर, और ये कितना होता है? लेस देन 1.5%। ठीक है, तो ये तो हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इसको पता कैसे करते हैं? तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ द बॉडी वाटर, मेजरमेंट ऑफ द बॉडी वाटर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला याद रखिए, पहला फॉर्मूला कि वॉल्यूम इज इक्वल टू Q माइनस E इज द कांस्टेंट अपॉन द C, C, okay, C concentration of the dye, C is the concentration of the dye, and Q is the known volume of the A soluble dye। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बीकर है मेरे पास में, और इस बीकर के अंदर अननोन वॉल्यूम का फ्लूइड पड़ा है, जो कि हमारी बॉडी मान सकते हो, अननोन वॉल्यूम की फ्लूइड पड़ा है, तो इसको हम कैसे पता करें कि इसका वॉल्यूम कितना है? ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक नोन क्वांटिटी, नोन क्वांटिटी ऑफ द क्यू, नोन क्वांटिटी ऑफ द क्यू, एक जो कि इंडिकेटर होते हैं उसको हम डाल देंगे, नोन क्वांटिटी, है ना, इंडिकेटर्स होते हैं ये। ठीक है, अब जब ये इंडिकेटर पूरे में फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, तब इसको हम क्या करेंगे, विड्रॉ करके एक सैंपल लेंगे, विड्रॉ करके एक सैंपल लेंगे, और एक सैंपल से क्या करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंडिकेटर मींस दिस डाई, कंसंट्रेशन ऑफ द डाई, उससे क्या पता चल जाएगा हमारे को? सी पता चलेगा, उससे क्या पता चलेगा? सी पता चलेगा। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बताया था, ये अननोन वॉल्यूम है जिसको हमारे को पता करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दे रखी होती है। तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन या तो आपको पहले चीज, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फिजियोलॉजी में, ठीक है, कि मेजरमेंट ऑफ दी, अगर कोई बॉडी वाटर करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं, एक तो डाई डाइल्यूशन टेक्निक होती है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है इसको क्या बोलते हैं? डाई डाइल्यूशन, डाई डाइल्यूशन टेक्निक, डाई डाइल्यूशन टेक्निक। ओके, तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक नोन क्वांटिटी है 50 mg ऑफ दी सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है, एंड उसका आफ्टर दिस इक्विलिब्रियलाइजेशन, ठीक है ना, जो डिस्पर्स हो जाता है ना, तो जैसे कि अपन नमक को पानी में घोलते हैं उस तरीके से सुक्रोज घुल जाती है, ठीक है ना, तो उसके बाद में जो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन हुई, मतलब प्लाज्मा सुक्रोज जो मिला, ये जो सी मिला, वो कितना मिला हमारे को? ये हमारे को एग्जाम में दिया हुआ होगा, 0.01 mg पर dl, mg पर dl, ठीक है, एंड E इज द कांस्टेंट, जो कि क्या होता है, किसी भी मेटाबोलाइज के
कारण या किसी भी तरीके से वो क्या कैटाबोलाइज की वजह से, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना। तो वो कंज्यूम हुआ हुआ क्या कहलाता है, ई इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट अपने को मेंशन होगा 10 mg, और इज द कांस्टेंट होता है, ये सुक्रोज के लिए कांस्टेंट है, बट अपने को दिया हुआ होगा, ठीक है ना। और क्या पूछेंगे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सुक्रोज स्पेस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सुक्रोज स्पेस, तो हमारे को v पूछना चाह रहा है, तो हमारे को क्या पता है, q माइनस e अपॉन डी सी, तो इसको वॉल्यूम वैल्यूज को रख देंगे, एंड वैल्यूज 150 माइनस 10 अपॉन दी 0.0, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो भी निकले वो आपका आंसर बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा अराउंड 14,000, ऐसा ही कुछ आंसर बनेगा आपका, ठीक है ना। देख लेना, आपको है ना सॉल्व करना आना चाहिए, मेरी मैथमेटिक्स बहुत ही वीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अब क्वेश्चन कहाँ से, एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैंने ये नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताया था कि हमारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, इसको डाई डाइल्यूशन टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, टोटल बॉडी वाटर से क्वेश्चन कहाँ से आता है, टोटल बॉडी वाटर के अंदर कि जो डाई हम जो यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, जो डाई हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी डाई हो सकती है, हमारे को 3 डाई पता होनी चाहिए, 1 2 एंड 3, इसके अलावा चौथी डाई याद नहीं रखनी है, पहली चीज। तो पहली डाई कौन सी है, उसका नाम है D2O, दूसरी डाई का नाम क्या है, ट्राइटिनियम ऑक्साइड, ट्राइटिनियम ऑक्साइड, ट्राइटिनियम ऑक्साइड, एंड थर्ड वन इज एमिनोपाइरीन, एमिनोपाइरीन। तो हमारे को एमिनोपाइरीन, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड D2O, ये तीनों डाई याद रखनी है, बट क्वेश्चन तो ये नहीं पूछेगा तीनों बताओ, वो क्या पूछता है कि, ध्यान से सुनना, वो पूछता है मोस्ट कॉमन, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर दिस डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वाटर, आया समझ में। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके ओके। देन अब आते हैं और भी क्वेश्चंस टोटल बॉडी वाटर में से, जो जनरल फिजियोलॉजी में से, जैसे कि अगर हम ईसीएफ को काउंट करना चाहते हैं, ओनली ईसीएफ पोर्शन को, तो कौन सी डाई यूज करेंगे, तो हमारे पास में जैसे कि अभी मैंने बताया था सुक्रोज, हमारे को कौन सी पता होनी चाहिए, सुक्रोज, मैनिटोल, मैनिटोल, मैनिटोल एंड इन्यूलिन, इन्यूलिन, देन तीन हमारे को पता होनी चाहिए इन्यूलिन, बट हमारे को क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली या मोस्ट एक्यूरेट कौन सी होगी, तो आंसर इज इन्यूलिन, और ये हमारा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे तो ये क्वेश्चन यहाँ से डेवलप हुआ था, मोस्ट एक्यूरेट, आया समझ में। ईसीएफ के लिए मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, तो वो है इन्यूलिन, यहाँ से हमारा एमसीक्यू, आया समझ में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए, हमारे को टोटल बॉडी वाटर हमने कैलकुलेट कर लिया, ईसीएफ कैलकुलेट कर लिया, लास्ट क्या बचा, आईसीएफ, एंड आईसीएफ तो आपको आई से पता रखना पड़ेगा कि ये इनडायरेक्ट है, क्या है, इनडायरेक्ट है। तो जो आईसीएफ है, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, टोटल बॉडी वाटर माइनस ईसीएफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ईसीएफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, आईसीएफ, क्योंकि टोटल बॉडी वाटर का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, टोटल बॉडी वाटर मैंने क्या बताया था, एक देखो मैंने ना शुरू में एक चार्ट बनाया है, ये रहा, टोटल बॉडी वाटर की किससे डिवाइड किया था मैंने, आई ईसीएफ एंड आईसीएफ के अंदर, तो टोटल बॉडी वाटर इज इक्वल टू आईसीएफ प्लस ई सी एफ,
तो अगर हमारे को ये वॉल्यूम पता है, ये वॉल्यूम पता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे को, आईसीएफ निकल जाएगा। तो यही फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, ये फॉर्मूला मैंने अभी यही लिखा है, टोटल बॉडी वाटर माइनस ईसीएफ। तो हमारा क्या निकल जाएगा, आईसीएफ, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, ये इनडायरेक्ट वे है टू डिटरमिन दिस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन ईसीएफ से किस तरीके से, आईसीएफ से किस तरीके से क्वेश्चन आता है। आईसीएफ से आता है बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द आईसीएफ। ओके, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन मींस आपको पता है वो क्या है, यहाँ पे D2O और यहाँ पे इन्यूलिन, तो इनका ही कॉम्बिनेशन पूछा है। ऑप्शन अलग अलग ABCD दिया हुआ होगा, तो अपने को ए ऑप्शन, और ऑप्शन ए क्या होगा आपके पास में, D2O प्लस, या ऑब्लिक लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, इन्यूलिन। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इन्यूलिन। और यही से आपका बना था एम्स का क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन आया था ये, ठीक है ना। तो हमारे को ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आगे अगर हम चलते हैं तो हम देखें प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए आती है डाई, उसका नाम पता होना चाहिए, इवांस ब्लू। और आपने कई बार सुना भी होगा हमारे फर्स्ट ईयर्स के अंदर, इवांस ब्लू, ठीक है, जो कि क्या होती है, एक तरीके से इसको हम बोलते हैं टी 1824, ई टी 1824, ठीक है ना, जो कि रेडियो एक्टिव आयोडीन लेवल्ड एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव आयोडीन लेबल्ड एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। और आयोडीन लेबल्ड को हम क्या बोलते हैं, I-125, आपको भी पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, प्लाज्मा का पता चल गया, इवांस ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में फैक्टर्स अफेक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ध्यान से, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अफेक्टिंग द टोटल बॉडी वाटर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टोटल बॉडी वाटर को अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लिखते रहिए, एज, एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे टोटल बॉडी वाटर क्या होता है, डिक्रीज होता है, पहला। सेकंड, अगर फैट की बात करें तो जितना ज्यादा फैट मिलेगा, ज्यादा इंक्रीज होगा, उतना टोटल बॉडी वाटर डिक्रीज होगा। तो इस बेसिस पे ही तो हम अपनी क्लिनिक पे क्या बोलते हैं कि एल्डरली आर मोर ससेप्टेबल फॉर द डिहाइड्रेशन, क्योंकि हमारे को बेसिक फंडा क्लियर है कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी टोटल बॉडी वाटर कम हो जाएगा। तो थोड़ा भी है ना, अगर उसने डिहाइड्रेशन मतलब पानी नहीं पिया है तो उसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिक फंडा। ओके, इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंडा वी कैन से कि ओबेस पर्संस का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या आएगा हमारे को, यहां से पूछा जाएगा। 2 सेकंड ऐड करके बोलता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि ओबेस पर्सन का टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज मिलेगा या डिक्रीज मिलेगा, लीन के पर्सन की बजाय डिक्रीज मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे जैसे फैट इंक्रीज मिला था टोटल बॉडी वाटर कम मिला था। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं ओबेस को क्या है, डिहाइड्रेशन जल्दी होने के चांसेस होते हैं, न कि लीन को, है ना। तो अपन को बेसिक फंडा क्लियर करने हैं अपने को, है ना। तो ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है इंपॉर्टेंट कि
वाटर कंटेंट ऑफ लीन बॉडी टिश्यू क्या चीज है? लीन बॉडी, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अभी बताता हूँ। लीन बॉडी टिश्यू एक अलग टर्मिनोलॉजी है, और इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है? लीन बॉडी टिश्यू का मतलब क्या है? ये है बॉडी टिश्यू, टोटल बॉडी टिश्यू माइनस फैट। जितना बॉडी टिश्यू है उसमें से माइनस फैट कर देंगे तो वो क्या होता है? लीन बॉडी टिश्यू। और ये लीन बॉडी टिश्यू कितना होता है? 71 टू 72%, 71 टू 72%। और यहाँ से अपना क्वेश्चन आता है। ठीक है, आया समझ में? एक क्वेश्चन और इसी तरीके से, जो ये फैक्टर्स बता रहा हूँ ना, फैक्टर्स में से देखिए, 2 सेकंड में ब्रेक कर देता हूँ। हाँ, ये फैक्टर्स बता रहा हूँ, फैक्टर्स में से देखिए किस तरीके से है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है कि हमारे को मेल में है या हमारी फीमेल में वाटर कंटेंट किस में ज्यादा मिलेगा? मेल में। ये तो मिलता है 60% और यहाँ पे मिलता है हमारे को 50%। ठीक है, मेल और फीमेल हैव दी। अच्छा, एक चीज ये तो मैंने बताया कि मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस होता है, बट हमारे को एमसीक्यू, हमारे को जो पता होता है वहां से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल के अंदर बॉडी वाटर इक्वल होता है। कब इक्वल होता है ये कंडीशन पता होनी चाहिए। मेल एंड फीमेल हैव सेम टोटल बॉडी वाटर इन विच एज ग्रुप? ठीक है, तो आंसर इज बिफोर प्यूबर्टी। आंसर इज बिफोर प्यूबर्टी। तो जनरल फिजियोलॉजी में से किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? तो ये हमारे को आंसर्स कभी गलत नहीं करने हैं। आया समझ में? नेक्स्ट, ओके, अगर So can you मोल्स just repeat the last point? मैंने जैसे फैक्टर्स बोल रहा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी टोटल बॉडी वाटर। एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है हमारा टोटल बॉडी वाटर कम होता है। जैसे जैसे फैट इंक्रीज होता है हमारा टोटल बॉडी वाटर कम होता है। तो एज के बेसिस पे मैंने बोला था, एंड फैट के बेसिस पे मैंने ओबेस का एग्जांपल दिया था। लीन बॉडी टिश्यूज क्या है? लीन बॉडी टिश्यूज इज द इक्वल टू टोटल बॉडी टिश्यू माइनस द फैट, एंड इट इज अराउंड 70 to 72%. Okay, then male and female have different body water. Male have 60% and female have 50%. But question क्या आएगा? What is the male and female have the same body water in which age group? The answer is before puberty. Before puberty में male और female का total body water is the same, means 60%. Okay, आफ्टर प्यूबर्टी मेल फीमेल का टोटल बॉडी वाटर कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं हमारे मोल्स से। ठीक है, मोल्स क्या है? ये है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, जैसे कि एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हर एक का फिक्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एल्ब्यूमिन हाईएस्ट की बात करें तो 69,000 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन कितने मोल के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ग्राम मोल वेट होता है ये। ठीक है ना, 1 मोल। तो 1 मोल की वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 32। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ एल्ब्यूमिन का ग्राम में कितना हुआ? 69,000 ग्राम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अगर मैं बात करूं मिलीमोल की, किसकी बात करूं, मिलीमोल की, तो वहां पे क्या आएगा, मिलीमोल 1000 ऑफ ए मोल, ऑफ ए मोल, ठीक है। एक मोल का 1000वां पोर्शन रहता है 1 मिलीमोल, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। अगर ऑस्मोल की बात करें, ऑस्मोल्स की बात करोगे तो ऑस्मोल क्या होते हैं, 1 ऑस्मोल इज इक्वल टू 1 मोल अपॉन 1 मोल अपॉन number of the number of the freely moving, ये एक पूरा फॉर्मूला है। 1 osmol is equal to 1 mole upon the number of the freely moving particle liberated in the solutions। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा 1 osmol के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद करने की हैं, किस तरीके से हमारे को पता होना चाहिए। देखो, आपको मोल क्या है ये पता होना चाहिए, मिली मोल क्या है एंड 1 osmol क्या है। इसी तरीके से आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, उसके साथ साथ में हमारे को क्या पता होना चाहिए, कुछ एग्जांपल्स हैं। 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 2 osmol, ठीक है। 1 मोल ऑफ KCl, साथ में लिखते रहिए, ये सब याद करना है आपको, ठीक है, रट्टाफिकेशन वाली बात है, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगी, 2 osmol। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू 3 osmol, 3 osmol। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। 1 मोल ऑफ द ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 osmol, ओके। और ये पता होना चाहिए, ये ना आपका क्वेश्चन आया था डीएनबी का, ये क्वेश्चन था हमारे डीएनबी का, ठीक है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। 1 एल्ब्यूमिन इज इक्वल टू 1 osmol। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कुछ, बस याद कर लेने का, रट लो इस चीज को, रटना है, ठीक है ना। इसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि ये चीजें लर्न करने की है, तो मैं वो बताऊंगा कि आपको ये चीजें तो याद करनी ही पड़ेगी, So ठीक है। 1 mole of glucose is how much? 1 osmol, Okay. 1 osmol, 1 mole of albumin is 1 osmol. 1 osmol, Okay, sir. ओके ओके। नेक्स्ट, अच्छा, एक हमने ना बेसिक फिजियोलॉजी, जब हम फर्स्ट ईयर में आते थे ना, तो बड़ी वो होती थी, क्या थी वो, थी हमारी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आता था किसके बीच में, जब हम ऑस्मोल की बात कर रहे हैं तो हमारे को क्या फंडा क्लियर होना चाहिए, हमारे पास पे 10 मिनट है, तो क्या क्लियर होना चाहिए, ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी डिफरेंट विद द ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। इन बीच, इसके बीच में बेसिक फंडा क्या है और किस तरीके से ये डिफरेंस होते हैं, देखो कैसे। ऑस्मोलैरिटी की अगर बात आती है, ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या पकड़ना है, एल और आर पकड़ना है, ठीक है। एल और आर क्यों पकड़ना है अभी समझ में आएगा। देखो, ये मेरा फंडा है, इसलिए एल और आर को पकड़ेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ दी ऑस्मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो, इससे ज्यादा ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट और ये चीज नहीं बताऊंगा मैं। नंबर ऑफ दी ऑस्मोल ऑफ दी सॉल्यूट पर लीटर की अगर बात आती है, किसकी, पर लीटर की बात आती है, तो लीटर में क्या आया, एल और आर, तो पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन,
तो वो क्या होता है, ऑस्मोलरिटी। इसी जगह अगर आता है नंबर ऑफ द ऑस्मोल ऑफ द सॉल्यूट पर, अब क्या आ जाएगा, केजी पर केजी। तो हमारे को केजी के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं बैठा, बट लीटर के लिए एल और आर से ऑस्मोलरिटी से समझ में आ रहा है। तो अगर लिलिटी आती है ऑस्मोलिलिटी, तो वहां पे किसकी बात कर रही है, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट की बात कर रहा है, सॉल्वेंट की बात कर रहा है। ओके, तो ये बेसिक फंडा होता है जो कि हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, देखो नेक्स्ट मैं बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आता है। क्वेश्चन क्या आएगा वो ध्यान से सुनना। व्हाट इज द Last slide, please. नॉर्मल प्लाज्मा, जस्ट अ सेकेंड, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक है, बस बेसिक फंडा क्या था कि यहाँ पे पर लीटर की बात आएगी और यहाँ पे पर केजी की बात आएगी, इसीलिए अभी हम ऑस्मोलरिटी की जो बात कर रहे थे ना, तो उसमें मैंने कहा कि कंफ्यूजन नहीं रहे, इसीलिए मैंने ये बेसिक फंडा क्लियर किया आपका। आगे चलो। Okay, Both sir. are solvent, right? Solute or solvent? Hello? एक में सॉल्वेंट की बात आएगी, जहाँ पे केजी की बात आएगी वहां पे सॉल्वेंट की बात आएगी, और जहाँ पे सॉल्यूशन की बात है वहां पे लीटर की बात आएगी, क्योंकि हम चीनी को लीटर में नहीं ले सकते ना, और वाटर को हम केजी में नहीं ले सकते ना, या सॉल्वेंट को कोई सॉल्यूशन है ना, तो कोई सॉल्यूशन है मींस कोई लिक्विड चीज है, तो लिक्विड वाली चीज किस में आएगी, लीटर में आएगी। जैसे हम पेट्रोल लेते हैं तो वो लीटर में लेते हैं, है ना, और सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट किस में आएगा, केजी में आएगा ना। Yeah, okay, sir. ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलिटी। देखो हम बात कर रहे हैं मेडिकल फील्ड की, तो हमारे को क्या पूछेंगे, नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलिटी, और आपको वो रेंज पता होनी चाहिए, और रेंज कितनी होती है। देखो इतना जोर देके बोल रहा हूँ, मतलब हमारा जनरल फिजियोलॉजी से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, गलत मत करना। तो आंसर इज 280 टू 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर। बट वहां पे आपको पूरी रेंज नहीं देंगे, वो क्या लिखेंगे, 280 भी ऑप्शन में देंगे और 290 भी ऑप्शन में देंगे। तब आंसर क्या करोगे आप, तब आंसर करोगे 290, तब आंसर क्या करोगे 290 मिली ऑस्मोल। ठीक है, क्योंकि वो आपको Dr. हमेशा Nitish, कंफ्यूज just करेगा। 5 minutes तो left. आप ओके, प्लीज रिजॉइन अगेन। Please rejoin using the same link when the session ends. ओके, ओके, देख अच्छा, एक क्वेश्चन कैसे आता है, एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द प्लाज्मा ऑस्मोलिटी। प्लाज्मा ऑस्मोलिटी के अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कौन करता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कौन करता है, ठीक है ना। तो जिसका हमारा ऑस्मोल ज्यादा है वही तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा। तो आंसर इज सोडियम एंड इट्स, अब आंसर कभी भी एल्ब्यूमिन मत कर देना, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, सोडियम एंड इट्स एनायंस, ठीक है ना। और इसका लम एंड लम सम कितना रहता है, 270, 290 में से 270 तो इसी का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो मैक्सिमम किसका रहेगा कंट्रीब्यूशन, सोडियम एंड इट्स एनायन। ओके, क्योंकि नोट डाल के नीचे लिख लो, क्या लिखोगे कि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है,
ठीक है ना, इसीलिए उसका मोल या मिलीऑस्मोल बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन लगभग नहीं के बराबर होता है प्लाज्मा ऑस्मोलिटी के लिए, ठीक है ना। और प्लाज्मा Please repeat the same line regarding. लिख लेता हूँ, चलो। प्रोटीन, देखो अपन ने पीछे ना प्रोटीन का और सबका मेंशन किया है, ध्यान से देख सकते हो आप। प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तो मिली ऑस्मोल, मैंने वो फॉर्मूला बताया था 1/1000, ठीक है ना, 1000। तो उसके बेसिस पे उसका क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, मोल्स या मिली मोल्स, मिली मोल्स बहुत ज्यादा ही कम हो जाएंगे। तो अगर मिली मोल कम हो गए मींस उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा ना यहाँ पे, तो अल्टीमेटली उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चन अपने को पता होना चाहिए कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ओनली 2%। देखो आया समझ में। अगर एक बार वापस से मेरे नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको वापस से क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे कौन सी लाइन बोली है, ठीक है। और अदरवाइज आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का 2% है, सोडियम का मैक्सिमम होता है और वो कितना होता है 270 होता है। क्वेश्चन है ना सोडियम का पूछा जाएगा कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, तो हमारे को पता होना चाहिए सोडियम एंड इट्स एनायंस। ओके, नेक्स्ट प्लीज होल्ड अ सेकेंड, 2 सेकेंड में आया। तो एक बार है ना हम जैसे कि हमारे पास में अभी 1 मिनट बचा है, तो यह हम क्लास है ना 15 मिनट्स बाद में वापस से स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट को मेरे को एक ब्रेक चाहिए, तो जिससे कि हम वापस से फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और आज सारे सेशन में ही लूंगा और फिजियोलॉजी का हम काफ़ी सारा पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो मेरे को एक 15 मिनट्स का ब्रेक चाहिए, ठीक है, जिससे मैं भी अपना लंच कंप्लीट कर सकूँ। ओके, तो 15 मिनट्स बाद में हम वापस से रीजॉइन करेंगे। 2:25, Dr. Nitish. ओके Exact time.